दोस्तों सौम्या जिसकी उम्र 21 वर्ष रहती है। सौम्या ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं रहती है, लेकिन वो अपने घर पर ही कोचिंग चला रही होती है 8 से लेकर के 9 तक के स्टूडेंट के लिए। क्योंकि सौम्या जिसकी हिंदी बहुत अच्छी रहती है, संस्कृत बहुत अच्छी रहती है, ये सारे गुण उसने अपने दादाजी से पाए थे। वैसे तो सौम्या सिर्फ इंटर की रहती है और जब उसका बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन होता है तो किसी कारणवश सौम्या अपनी बीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है, वो प्राइवेट करती है। अब जो सौम्या रहती है वो अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, घर बार की देख के लिए और अपनी शादी के दहेज के लिए वो 9 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट को यानी कि छात्रों को पढ़ाने का काम शुरू कर देती है, उन्हें ट्यूशन देती है। 4:30 बजे से ही सौम्या के घर पर सभी लड़के और लड़कियां ट्यूशन पढ़ने आते हैं। क्योंकि जो सौम्या के पापा रहते हैं वो कोई काम काज नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें तो पीने की लत रहती है। अब ऐसे में सौम्या अपने पापा से बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है, क्योंकि उसके पापा चाहे दिन हो या रात वो जब भी घर आते तो नशे की हालत में होते। अब ऐसे में बेटी जिस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ रहा था, क्योंकि सौम्या जिसके जीवन में उसके पापा के अलावा कोई और नहीं था। यहाँ तक तो सौम्या के जीवन में सब कुछ ठीक रहता है, अच्छा चल रहा होता है, लेकिन एक दिन सौम्या के पापा जिनका नाम मदन लाल रहता है, उम्र लगभग 51 वर्ष रहती है, वो कुछ ऐसा कर देते हैं कि सौम्या का जीवन ही पूरे तरीके से बर्बाद हो जाता है। सौम्या कई बार खुद को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार अपनी किस्मत से वो बच जाती है। अब आप भी सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर 51 वर्षीय मदन लाल ने ऐसा क्या किया होगा। हम आपको ये पूरी कहानी सुनाएंगे, इस राज से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ कहना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरे प्रिय सब्सक्राइबर, प्रिय दर्शक स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए, क्योंकि मैं आप सभी से बहुत स्नेह करती हूँ, प्यार करती हूँ। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपके शहर का नाम लूँ तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने शहर का नाम लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। मदन लाल शुरू में तो इनका कारोबार रहता है, फैक्ट्री रहती है, बिजनेस रहता है, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। लेकिन जब से मदन लाल की पत्नी उर्वशी का देहांत हो जाता है, तब से मदन लाल पीने के आदी हो जाते हैं। मदन लाल की जो बेटी रहती है जिसका नाम सौम्या रहता है, उम्र 21 वर्ष। अब इसी कारणवश सौम्या अपनी बीए की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती है, क्योंकि जब वो इंटर में ही रहती है तो उसकी मम्मी उर्वशी का देहांत हो जाता है। पूरे घर की जिम्मेदारी सौम्या पर आ जाती है। सौम्या आगे पढ़ने की कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन घर की जिम्मेदारियों के बीच वो पढ़ नहीं पाती है। एडमिशन उसका हो जाता है बीए में, लेकिन वो स्नातक पूरा नहीं कर पाती, क्योंकि सौम्या के पापा मदन लाल जैसे ही उनकी धर्म पत्नी का देहांत होता है तो वो इतने ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं कि पीना शुरू कर देते हैं और फिर सब कुछ भूल भाल करके अपने परिवार की जिम्मेदारी, बेटी की जिम्मेदारी, बेटी की शादी ब्याह, सब कुछ भूल करके वो सिर्फ दिन भर यही सारी चीज़ें करते रहते हैं। अब इधर जो सौम्या रहती है वो दिन रात मेहनत करती है, क्योंकि अब उसके पिता काम काज करना, अपना बिजनेस सब छोड़ चुके हैं। ऐसे में जो सौम्या के बड़े पापा रहते हैं वो सारी चीज़ों को हड़प लेते हैं। अपने छोटे भाई का बिजनेस हो या फिर मकान हो, जितनी भी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, केवल एक मकान बचा रह जाता है जिसमें सौम्या अपने पापा मदन लाल के साथ रह रही होती है। अब यहाँ तक भी सौम्या के जीवन में सब कुछ अच्छा रहता है। वो अपने पापा को समझाती है, अपने हाथों से खाना खिलाती है, लेकिन उसके पिता जब होश में रहते हैं तो वो सौम्या से कहते हैं कि आज के बाद ऐसा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर जाते हैं फिर से वही करके आते हैं। अब सौम्या अपने पापा को समझाना बंद कर देती है, क्योंकि वो पूरे तरीके से निराश हो जाती है। कहीं से उसे कोई आशा नजर नहीं आती कि जिससे उसके पिता पहले की तरह सामान्य हो सके। सौम्या की कई बहनें रहती हैं, सौम्या सबसे बड़ी रहती है। सौम्या के बाद 3 उसकी छोटी बहनें रहती हैं, एक भी भाई नहीं रहता है। अब सौम्या को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे, इसलिए वो ये फैसला करती है कि अब से वो स्टूडेंट को
ट्यूशन पढ़ाने का काम करेगी, क्योंकि सौम्या जिसकी हिंदी और संस्कृत बहुत अच्छी रहती है, इसलिए वो 8 से 9 तक के लड़के और लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। सौम्या की मेहनत रंग लाती है। करीब उसके यहाँ 50 से 60 बच्चे स्टूडेंट पढ़ रहे होते हैं। तभी एक दिन सौम्या के कोचिंग में एक लड़का आता है। लड़का जिसका नाम रमेश रहता है, उम्र 31 वर्ष रहती है। वो अपनी छोटी बहन को लेकर के आता है जो कि 8 में पढ़ रही होती है सौम्या के यहाँ एडमिशन कराने। सौम्या उस लड़की का एडमिशन कर लेती है। अब जो रमेश रहता है वो अपनी बहन का एडमिशन करवाने के बाद वहाँ से चला जाता है। लेकिन एक दिन वो सौम्या की कोचिंग पर दोबारा आता है और सौम्या पर बहुत ज़्यादा भड़क जाता है। काफ़ी ज़्यादा सौम्या और रमेश की लड़ाई होती है। अब जो सौम्या रहती है वो कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी फीस के पैसे वापस कर दे रही, मैं तुम्हारी ऐसी बहन को तो बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगी। मैं तुम्हारी बहन को कई बार समझाने की कोशिश करती हूँ लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। अब जो रमेश रहता है वो कहता है कि देखिए मैडम, हमारी बहन पढ़ने में बहुत तेज है, आपको पढ़ाने और समझाने का तरीका ही नहीं। अब दोनों में तू मैं होने लगती है। सौम्या रमेश से कहती कि ठीक है, आप बैठिए यहाँ, अपनी बहन की सीट पर बैठिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप बताइए कि इसमें आपको क्या नहीं समझ में आया है। अब वो अपनी बहन के बगल में ही बैठ जाता है। सौम्या सारी चीज़ों को समझाती है। अब जो रमेश रहता है वो अपनी बहन को अपने तरीके से समझाने का प्रयास करता है। लेकिन अब रमेश और उसकी छोटी बहन वो दोनों एक साथ आते हैं। अब धीरे धीरे करते करते सौम्या और रमेश में कब नज़दीकियाँ बढ़ जाती हैं और कब वो दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं ये कोई नहीं जानता। अब सौम्या रमेश से बेइंतहा प्यार करने लगती है और रमेश भी। दोनों शादी करना चाहते हैं। लेकिन अभी चूंकि सौम्या के ऊपर जिम्मेदारी रहती है उसके पिता की, उसकी तीनों बहनों की, इसलिए रमेश से साफ कह देती कि देखो रमेश, हम तुमसे शादी तब तक नहीं कर सकते जब तक कि हमारी तीनों बहनों की शादी नहीं हो पाएगी। रमेश कहता है कि यार, मेरे घर वाले तो मेरे लिए लड़की खोज रहे हैं, अब तुम ही बताओ, अगर वो लड़की खोज देंगे तो फिर ऐसे में मैं क्या करूँगा। सौम्या कहती कि देखिए रमेश, मैं आपकी परेशानी समझ सकती हूँ लेकिन आपको भी समझना होगा, क्योंकि जो मेरे पापा हैं उनकी तबीयत सही नहीं रहती, मेरी छोटी बहनें हैं, उनकी देख रेख मैं करती हूँ क्योंकि मैं ही घर में बड़ी हूँ। अगर मैं ब्याह करके आपके घर आ गई तो फिर ऐसे में मेरे परिवार को कौन देखेगा। आपको तो पता है कि मेरे परिवार की देख रेख के लिए कोई नहीं है, केवल मेरे अलावा। रमेश के घर वाले रमेश के लिए लड़की खोज रहे होते हैं। रमेश के परिवार को एक लड़की पसंद भी आ जाती है। आज रमेश की मंगनी होने वाली थी, लेकिन रमेश अपने परिवार को ये साफ कर देता है कि वो शादी नहीं करेगा क्योंकि उसने एक लड़की देख रखी और वो उससे प्यार करता है। जो रमेश के परिवार वाले रहते हैं वो बहुत कोशिशें करते हैं कि किसी तरीके से रमेश मान जाए और ये मंगनी कर ले, चट मंगनी पड़ ब्याह हो जाए। लेकिन रमेश चूंकि सौम्या से सच्चा प्यार करता था इसलिए वो सौम्या के लिए इंतजार कर रहा था। इश्क करने वाले तो सदियों तक इंतजार करते हैं अपने महबूब का, इसलिए जो रमेश रहता है वो सौम्या का इंतजार करता है और शादी से, मंगनी से साफ मना कर देता है। 1 साल तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य रहता है। सौम्या और रमेश लगातार फोन पर कई घंटों तक आपस में एक दूसरे से बातचीत किया कर रहे थे, क्योंकि सौम्या को पता था कि कुछ ही समय बाद जब वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर लेगी तो वो रमेश से शादी कर लेगी। लेकिन कहते हैं कि नियति को क्या मंजूर होता है, ये तभी पता चलता है जब नियति आपके साथ खेलना शुरू कर देती है। अब इधर जो सौम्या रहती है उसके पापा मदन लाल वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तय कर देते हैं, वो भी एक ठेकेदार से। ठेकेदार जिसकी उम्र 56 से 57 वर्ष के बीच रहती है। अब जैसे ही सौम्या को ये पता चलता है तो सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो अपने पापा से कहती कि पापा, ये तो बहुत उम्र दराज है और आप इतने बूढ़े आदमी से हमारी शादी तय कर दिए हैं। मैं शादी नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार बहुत करती हूँ। अच्छा, सौम्या के पापा मदन लाल ये सुनते हैं तो सौम्या से कहते हैं कि देखो सौम्या, शादी तो तुम्हें उस ठेकेदार से ही करनी होगी, वरना तुम जानती हो कि मुझे जेल हो जाएगी, क्योंकि उस ठेकेदार के मुझ पे बहुत से कर्जे हैं और मैं कर्जदार हूँ। अगर कर्जा चुकाना है तो फिर तुम्हें उससे शादी करनी ही पड़ेगी। वो अपने पापा मदन लाल को बचाने के लिए उस ठेकेदार से शादी कर लेती है। अब सौम्या विदा होकर के ठेकेदार के घर पहुँचती। इधर रमेश जिसका रो रो करके बुरा हाल रहता है, परिवार वाले रमेश को पकड़ करके बैठे रहते हैं, उसे समझा रहे होते, बुझा रहे थे, बेटा अब तो
तुम्हारी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है। ऐसे में तुम्हें सब्र करना ही पड़ेगा। लेकिन रमेश जो कि बार बार सौम्या के घर पहुंचता है, वहां उसके पिता से वो उसके ससुराल का पता पूछने की कोशिश करता है, लेकिन जो मदन लाल रहते हैं वो वहां से रमेश को मार पीट करके भगा देते हैं। अब इधर सौम्या जो कि दुल्हन बनी उदास मन लिए मुंह लटकाए हुए दूल्हे के कमरे में बैठी हुई है। ठेकेदार कमरे में आता है और उसके साथ वो सारी चीजें करने का प्रयास करता है जो कि शादी के बाद होती है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझ सकते हैं कि शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के साथ क्या करते हैं। वही सारी चीजें सौम्या के साथ वो जो ठेकेदार रहता है करने की कोशिश करता है, लेकिन सौम्या साफ मना कर देती है और कहती कि देखो, अगर तुम हमें हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो फिर हम तुम्हारा कत्ल कर देंगे, क्योंकि हमने शादी ये मजबूरी में की है, अपने पापा को बचाने के लिए की, क्योंकि मेरे पापा ने तुमसे पैसे लिए, अगर वो पैसे तुम्हें वापस नहीं लौटते तो तुम मेरे पापा को जेल भेज देते, इसलिए मैंने मजबूरी में ये कदम उठाया है। अब ठेकेदार जैसे ही ये सुनता है तो और भड़क जाता है। वो सौम्या के साथ ये सारी चीजें करने की प्रयास करता है, लेकिन सौम्या जो कि रमेश से प्यार करती है और वो इसके इश्क में इतनी सच्ची होती है कि वो धारदार हथियार निकाल लेती है और उससे उस ठेकेदार को मारने की कोशिश करती है। लेकिन जो ठेकेदार रहता है वो डरता नहीं, उसे लगता है कि ये तो एक महिला है, वो कर ही क्या लेगी। लेकिन चूंकि जो महिला रहती है यानी कि जो सौम्या रहती है वो इश्क में रहती है और इश्क बड़े से बड़ा ही गुनाह करवा जाता है, क्योंकि इश्क जिसमें सनक होती है और सनक ऐसी होती है कि वो किसी से कुछ भी करवा जाती है जब उसके महबूब के अलावा कोई उसके करीब आने की कोशिश करता है। सौम्या भी वही करती है। अब जो सेठ रहता है यानी कि जो ठेकेदार रहता है वो बेड के नीचे गिर जाता है और उसके सर से बहुत ज्यादा खून बहने लगता है। सौम्या जो कि वहां से अपने दूल्हे को यानी कि ठेकेदार को ऐसे छोड़ करके भाग जाती है। अब पूरे गांव में ये बात फैल जाती है कि ठेकेदार की दुल्हन ने ही उसे रास्ते से हटा दिया है, उसे मौत के घाट उतार दिया। अब जो सौम्या और रमेश के इश्क के चर्चे रहते हैं वो पूरे गांव में चर्चा का विषय बन जाते हैं। लोग सुबह शाम सिर्फ रमेश और सौम्या की मोहब्बत का जिक्र करते रहते हैं। सौम्या अपने प्रेमी रमेश के साथ अपना घर बार और अपने पिता को छोड़ करके भाग जाती है। अब सौम्या कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता, पुलिस उसे खोज रही है। इधर जो सौम्या की तीनों बहनें रहती हैं, सौम्या की बाद वाली बहन जिसका नाम कंचन रहता है वो अपनी दीदी के चले जाने के बाद पूरी जिम्मेदारी निभाती है। वो अपनी दोनों बहनों की शादी कर देती है और जब उसकी शादी हो जाती है तो वो अपने पति के साथ ही अपने मायके में रहने लगती है, क्योंकि उसे अपने पिता को और अपने घर की देख रेख करनी थी। यानी कि सौम्या के जाने के बाद कंचन बड़ी बहन का किरदार निभाती है और उसे बखूबी बहुत अच्छे से निभाती है, क्योंकि सौम्या ने जाने से पहले कंचन को पूरी तरीके से समझा दिया था कि अब उसके बाद इस घर की जिम्मेदारी बाकी दोनों बहनों की और पिता की जिम्मेदारी उस पर है, जिसे कंचन बखूबी निभा रही है। आशा करती हूँ कि आपको ये सच्चे इश्क की कहानी बेहद पसंद आई होगी। कहते हैं कि इश्क अगर सच्चा हो तो बड़ी सी बड़ी मुसीबतें झेल जाता है और फिर वो दरिया पार करके भी अपने महबूब से मिल जाता है। आप लोगों की सच्ची मोहब्बत पर क्या राय है, आप लोग अपनी अपनी राय में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फिर चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए आप अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।